गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सुमित सिंगला। आज फिर से मैं आपके सामने हूँ। आज मैं चैप्टर इनकम टैक्स का चैप्टर सैलरी हेड आपके साथ क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, income from salary is computed under the head salaries under section 15, 16 and 17। ये इनकम का पहला हेड है जिसका नाम है सैलरी हेड। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट under section 15, 16 and 17 is applicable on income from salary. How we calculate the salary under the head salary? We use under section 15, 16 and 17। यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आते हैं। क्या आते हैं, ध्यान से सुनो। पहला जो है मेन, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जो हमारी सैलरी है वो टैक्सेबल होगी ड्यू बेसिस या रिसीप्ट, दोनों में जो पहले होगा। अगर पहले ड्यू होती है तो भी टैक्सेबल होगी, उसे हम सैलरी मानेंगे। अगर रिसीप्ट पहले हो जाती है और ड्यू बाद में होती है, यानी कि एडवांस सैलरी, उसको भी हम क्या मानेंगे, टैक्सेबल मानेंगे। उसी टाइम हम क्या मान लेंगे, टैक्सेबल मान लेंगे। इट मीन्स अगर सैलरी पहले ड्यू हो रही है या पहले रिसीप्ट हो रही है, कोई भी केस हो, सैलरी उसी टाइम क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। सैलरी मस्ट बी रियल नॉट फिक्टिशियस। सैलरी हमेशा रियल होनी चाहिए, आपके हाथ में आनी चाहिए या आपके अकाउंट में आनी चाहिए, या ड्यू होनी चाहिए। फिक्टिशियस यानी कि आर्टिफिशियल सैलरी नहीं होनी चाहिए। सैलरी बेस्ड ऑन ग्रेड और पे स्केल। जो सैलरी है वो ग्रेड पे या पे स्केल पे बेस्ड है। उसका मतलब यहां पर समझा रहा हूं बेटा। ग्रेड पे या स्केल ऑफ पे का क्या मतलब है वो देखो। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज अपॉइंटेड इन द ग्रेड ऑफ 2500, 100, 3000, 200, 4600, 400 और 8000। इसका मतलब ये है बेटा, इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी है, 2500। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, 2500। तो इसका मतलब मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है, मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 2500 रुपये पर मंथ है। उसके बाद एक साल के बाद, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2500 के बाद 100। इसका मतलब क्या है कि एक साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मुझे 100 रुपये का पर मंथ क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। और ये हर साल मिलता रहेगा जब तक कि मेरी सैलरी 3000 नहीं हो जाती। जैसे ही मेरी सैलरी 3000 हो जाएगी, उसके तुरंत बाद मुझे हर महीने क्या मिलेगा, हर महीने हर साल 200 रुपये का क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। यानी कि मेरी सैलरी 200 रुपये पर मंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2500, 100, 3000, 200, 4600, 400 और 8000। इसका मतलब ये है कि मेरी जो ज्वाइनिंग है वो 2500 रुपये पर मंथ क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग सैलरी होगी। एक साल के बाद मेरी जो सैलरी है वो 100 रुपये हर महीने बढ़ जाएगी। यानी कि अब उसके बाद पूरा एक साल तक मुझे 2600 रुपये पर मंथ मिलते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब तक मेरी सैलरी 3000 रुपीज़ पर मंथ नहीं हो जाती, हर साल, यानी कि एक साल, अगले साल, उससे अगले साल, हर साल मेरी सैलरी क्या होगी, 100 रुपये बढ़ती रहेगी। पहले मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी, 2600 रुपये हो जाएगी। उससे अगले साल फिर 100 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा, मेरी सैलरी 2700 रुपये हो जाएगी। उससे अगले साल फिर 100 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा, मेरी सैलरी 2800 रुपये हो जाएगी। उसके बाद फिर 100 रुपये इंक्रीमेंट लग जाएगा, 2900, फिर 3000। ऐसे जब मैं 3000 रुपये पर मंथ पर पहुंच जाऊंगा,
उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट मेरा कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। यानी कि हर साल मेरी सैलरी 200 रुपये बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। फिर 3200, 3400, 3600। ये कब तक चलेगा, ये जब तक मेरी सैलरी 4600 रुपये नहीं हो जाती तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा और लास्ट 8000 रुपये जाके रुक जाएगा। उसके बाद मेरी स्केल या ग्रेड दोबारा रिवाइज होगा। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या दिया हुआ है मुझे, 2500, 100, 3000, 200, 4600, 400 और 8000। इसका मतलब मैं फिर वही बता रहा हूँ बेटा कि मेरी जो ज्वाइनिंग हो रही है वो 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हो रही है। मेरी स्टार्टिंग सैलरी 2500 रुपये पर मंथ रहेगी और उसके बाद 1 साल तक कुछ भी नहीं होगा। हर महीने मुझे कितने मिलते रहेंगे, 2500 रुपये मिलते रहेंगे। जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा मेरी जॉब का, मेरी सैलरी 100 रुपये बढ़ जाएगी। यानी कि उसके बाद मुझे हर महीने 2600 रुपये पर मंथ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कब तक चलता रहेगा, हर साल, ठीक है। ये 3000 जब तक मेरी पर मंथ सैलरी नहीं हो जाती तब तक ये चलता रहेगा। उसके बाद मुझे 200 रुपये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी कि उसके बाद मेरी जो सैलरी है 3200 रुपये पर मंथ हो जाएगी। 1 साल तक 3200 रुपये रहेगी। फिर उसके बाद 200 रुपये बढ़ जाएगा। फिर पूरे साल 3400 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे मुझे। फिर मुझे 200 रुपये 1 साल बाद फिर बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे मेरा इंक्रीमेंट बढ़ता रहेगा और 4600 रुपये तक पहुंच जाएगा। तो उसके बाद मुझे 400 रुपये इंक्रीमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये 8000 तक पहुंच जाएगा। इसे हम बोलते हैं ग्रेड या स्केल ऑफ पे। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसके बाद आती है ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब क्या है कि मेरी सैलरी कब ड्यू होगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी जो सैलरी है वो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर मेरी अप्रैल की सैलरी है वो मई में ड्यू होगी, मई वाली सैलरी जो है वो जून के फर्स्ट डे पे होगी, जून वाली जो सैलरी है वो जुलाई की पहली तारीख को क्या होगी, ड्यू होगी। तो इसके लिए जब हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो मैं अपना जो फाइनेंशियल ईयर लूँगा सैलरी के लिए, मार्च 19 से लेकर फरवरी 2020 तक से हम सैलरी क्या करेंगे, उसकी काउंट करेंगे। 1 साल की उसकी अगर मुझे ग्रॉस सैलरी निकालनी है तो उस सैलरी को निकालने के लिए सबसे पहले मैं बेसिक सैलरी लूँगा। तो बेसिक सैलरी काउंट करने के लिए मैं उसके कौन से मंथ काउंट करूँगा, मार्च 19 से लेके फेब 20 तक के उसके क्या करूँगा, मैं ईयर्स काउंट करूँगा, मंथ काउंट करूँगा। और इसके अलावा बैंकिंग में या कोई और एम्प्लॉय है उनकी सेम मंथ की लास्ट डे पे क्या हो जाती है, सैलरी ड्यू हो जाती है। अप्रैल की जो सैलरी है वो 30 अप्रैल को ड्यू हो जाएगी। मई की जो सैलरी है वो लास्ट 30 मई को ड्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार जो लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा उस पे उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो हम अगर उसकी बेसिक सैलरी काउंट करेंगे तो वो अप्रैल से मार्च तक काउंट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डे पे होगी। यानी कि अप्रैल के लिए जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, मई के लिए जून के लिए जुलाई। यानी कि हर महीने की अगली पहली तारीख को उनकी सैलरी ड्यू होगी। इसके लिए इस कारण से उनके लिए जो बेसिक सैलरी निकालेंगे वो हम इस पीरियड की निकालेंगे और इनके लिए जो बेसिक सैलरी लेंगे हम 12 मंथ की, वो इस पीरियड की हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब हम कोई जॉब करते हैं तो एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, हमें सैलरी देता है, जबकि एम्प्लॉय उसके बदले में क्या देता है, सर्विस देता है। एम्प्लॉय जस्ट लाइक ए सर्वेंट होता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, मुझे सैलरी देता है और एम्प्लॉय उसके बदले में एम्प्लॉयर को क्या देता है, सर्विस देता है। तो एम्प्लॉय को क्या होती है, इसके बदले में इनकम होती है। तो कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई इनकम मैं सैलरी हेड में टैक्सेबल करना चाहता हूं तो कुछ रूल्स या रेगुलेशंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं,
उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी कि दो पर्सन्स के बीच में अगर मैं सैलरी हेड को में कोई भी ट्रांसफर को, दो पर्सन हैं ए और बी, उनके बीच इनकम का या मनी का जो ट्रांसफर हो रहा है उसे अगर मैं सैलरी हेड में काउंट करना चाहता हूं तो उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। दो पर्सन हैं ए और बी, अगर ए बी को कुछ अमाउंट दे रहा है और उस अमाउंट को मैं बी की सैलरी मानना चाहता हूं तो उसके लिए जरूरी है कि उन दोनों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, रेम्युनेशन रिसीव्ड बाय ए प्रोफेसर ऑफ ए कॉलेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी is taxable under the head other source because there is no relation of employer and employee between professor and university। मैं आपसे क्लियर कर दूं बेटा, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मान लो एक प्रोफेसर है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में टीच कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय किसका है, गवर्नमेंट का है, तो उसका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है। अगर वो थोड़े टाइम के लिए यूनिवर्सिटी जाता है और वहाँ पर कोई लेक्चर देता है या कोई कुछ और काम करता है तो वो उसका जो रेम्युनेशन होगा वो अदर हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी हेड में, क्योंकि जो वो प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। मान लो मिस्टर, ठीक है, तो प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के बीच में कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक सेकंड पॉइंट बता दूं, बट इट इज इंपॉर्टेंट एंड एजेंट मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय। यहां पर आपको एक क्लियर कर दूं बेटा, जो एजेंट है वो एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। सपोज दैट एक डायरेक्टर है, अगर मैं उसे फीस पे कर रहा हूं तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि वो उस कंपनी का डायरेक्टर है। उस डायरेक्टर ने आगे जो पर्सन अपॉइंट किए हुए हैं उनके बीच में तो एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, पर डायरेक्टर को उस काम के लिए जो फीस मिल रही है वो अदर सोर्स में होगी, क्योंकि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। सैलरी एंड प्रोफेशनल इनकम, यहां पर आपको एक चीज का एग्जांपल दे रहा हूं, फिर से आपको रिपीट करूंगा फर्स्ट पॉइंट कि अगर हमारे बीच कोई भी मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है और उन दो पर्सन के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तभी ये सैलरी या जो भी इनकम है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल है, प्रोफेशनल इनकम की बात करते हैं। प्रोफेशनल का मतलब क्या है, सीए, लॉयर या डॉक्टर्स, ये सब क्या है, प्रोफेशनल्स हैं। ये अगर आपको इनकम कोई रिसीव करते हैं, अगर ये कोई फीस अपने क्लाइंट से ले रहे हैं, एक लॉयर है अगर वो कोई फीस अपने क्लाइंट से ले रहा है तो ये जो फीस है वो अदर हेड के अंदर क्या होगी, टैक्सेबल होगी, क्योंकि क्लाइंट और लॉयर के बीच में कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है। बट अगर यही सेम लॉयर एक लीगल कंपनी ज्वाइन कर लेता है और वहां से मंथली पैसे रिसीव कर रहा है तो ये इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी, क्योंकि उस कंपनी के साथ उसका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का क्या है, रिलेशन है। यहाँ पे मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं बेटा, फिर बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि उनके बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेंशन। अगर किसी पर्सन को जॉब से रिटायर हो जाता है और उसके बाद उसको पेंशन मिलती है तो वो भी उसको एम्प्लॉय के कारण ही मिल रही है, तो जो पेंशन वो रिसीव करेगा वो सैलरी हेड के अंदर ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये होता है बेटा कि उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये नहीं है, उसकी इनकम पे जो भी टैक्स होगा वो उसका एम्प्लॉयर जमा कराएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है उसकी ग्रॉस सैलरी में से टैक्स काट कर जो उसको सैलरी मिल रही है, अगर हम सैलरी हेड में इसे शो करना चाहते हैं तो हम केवल ग्रॉस सैलरी शो करेंगे, उसकी नेट सैलरी यानी कि टैक्स काटने के बाद बची हुई सैलरी को शो नहीं करेंगे। अगर उसकी इनकम पे कोई टैक्स डिडक्ट हो भी चुका है तो उस टैक्स को हम वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी, इफ एनी डिडक्शन मेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर इन द प्लेस ऑफ एनी फैसिलिटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे टैक्स उसके ऊपर डिडक्ट हो गया था तो वापस हमने टैक्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सिमिलरली अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से कोई डिडक्शंस करता है, डिडक्शंस मींस उसे अगर कोई फ्री हाउस दिया हुआ है या कोई फ्री उसको एक गाड़ी दी हुई है और उसके बदले में उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट अगर वो डिडक्ट कर रहा है तो वो सारी अमाउंट्स भी उसकी अमाउंट में क्या हो जाएंगी, वापस ऐड हो जाएंगी। सैलरी ऑफ ए पार्टनर, बेटा पार्टनर जो हैं वो बिजनेस के ओनर ही होते हैं, उनके बीच में कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता, तो उनके द्वारा जो भी प्रॉफिट या गेन अर्न किया जाएगा वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ टैक्सेबल होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। सिमिलरली अगर पार्टनर बिजनेस से कोई सैलरी भी लेते हैं तो वो सैलरी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में ही क्या होगी, टैक्सेबल होगी। सैलरी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी क्या है, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बनता। अगर उन्हें भी कोई सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी अदर हेड में क्या होगी, अदर सोर्स हेड में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। एनी अमाउंट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अगर कोई पर्सन जॉब के कारण, किसके कारण, जॉब के कारण या ट्रांसफर के कारण उसे कंपनी या गवर्नमेंट बाहर कहीं फॉरेन में अपॉइंट करती है तो वो सैलरी भी उसकी इनकम मानी जाएगी और सैलरी हेड में शो की जाएगी। एडवांस सैलरी भी उसकी क्या होगी, जिस ईयर में वो रिसीव करेगा उसी ईयर में वो क्या मानी जाएगी, टैक्सेबल मानी जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं सारे पॉइंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सैलरी हेड। सैलरी हेड के अंदर कोई भी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं